अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेकहॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट आ रही है Realme की तरफ से, Realme 7 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसकी लॉन्च डेट को Realme ने पाकिस्तान के अंदर कंफर्म कर दिया है, जो कि है 2 नवंबर। अब यह Realme 7 सीरीज़ के बारे में हमें सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस का पता है, क्योंकि वो ग्लोबली ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हुई है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि Realme पाकिस्तान के अंदर इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइजेस को कहाँ पर रखने वाला है। और अगर हम लोग प्रीवियसली देखते हैं Realme के स्मार्टफोन्स के ऊपर, तो भाई Realme ने सारे के सारे स्मार्टफोन्स को और प्राइस ही पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च किया। इस वक्त अगर हम लोग रीसेंट कंपटीशन के ऊपर देख लेते हैं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग अगर Realme 7 या फिर Realme 7 Pro को बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोगों ने क्या अपने माइंड के अंदर लिमिट रखी है कि इससे नीचे अगर स्मार्टफोन मिलता है तो मैं बाय करूंगा, इससे ऊपर जाता तो मैं स्मार्टफोन को बाय नहीं करूंगा। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम लोग मिड रेंज का सेगमेंट देख लेते हैं, तो जो कंपटीशन का लेवल हो यार, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि Realme जब पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आया था, इसने जब एंटर किया था तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली आया था। उसके बाद पता नहीं इन्होंने कोई अपनी मैनेजमेंट की टीम चेंज की है, इनको समझ नहीं आ रही। इवन के इनके दरमियान में और Redmi के दरमियान में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इनके जो पीछे से रूट्स हैं वो तकरीबन मिलती ही हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजीज चेंज की हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये सेम वही Realme रह गई हुई है। लेकिन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, मे बी Realme इस दफ़ा थोड़ी सी एग्रेसिव प्राइजेस के साथ आ जाए। जैसे ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगी, हम लोग इनके बारे में फुल डिटेल के अंदर बात भी कर लेंगे, और इनके क्या मार्केट के अंदर ऑल्टरनेट हो सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ मैं लाजमी तौर पर शेयर करूंगा। उसके बाद अगली यहाँ पर न्यूज़ आ रही है ओप्पो की तरफ से। ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट न्यूज़ है आज की। ओप्पो एक नेविगेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर हमें जो एक्यूरेसी मिलेगी वो 1 मीटर से भी कम की मिल जाएगी। यानी कि अगर हम लोग ओप्पो के इस नेविगेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे तो हमें जो एक्यूरेसी मिलेगी वो 3 फुट से भी कम मिल जाएगी। यानी कि इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं इस इतने ज़्यादा रिजल्ट्स को कि हमें किस तरह मिलते हैं, तो वो जो हमारे प्रोफेशनल लेवल के हाईटेक लेवल के गैजेट्स होते हैं उनके थ्रू ही हमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। नॉर्मली एक स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को पता है कि गूगल मैप्स का क्या सीन चल रहा होता है। इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं इनके अंदर हमें कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओप्पो बेसिकली क्या करेगा कि इस वक्त हमारा जो करंट GPS का पूरा नेटवर्क चल रहा है उसको यूज़ करेगा, उसके साथ कंबाइन करेगा 5G के नेटवर्क को। 5G के नेटवर्क के अंदर आई थिंक 1-2 कुछ सेंसर्स लगेंगे, प्लस हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं एक्सेलेरोमीटर या फिर जायरो सेंसर, उन सारे सेंसर्स को आपस में कंबाइन करके एट द एंड हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो एक्यूरेसी मिलेगी वो 1 मीटर से भी कम की मिल जाएगी। अब ये वाली जो चीज़ है हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइवरलेस कार्स की, उसके अलावा हम लोग दूसरी भी चीज़ों की बात कर लेते हैं ऑटोमेशन की, तो उसके अंदर ये जो लेटेंसी है या फिर आप लोग कह लो कि एक्यूरेसी है, इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको चाइना के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसके बाद ऐसी बात है कि हमारे पास भी ये आ ही जाएगी। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei के फोल्डेबल स्मार्टफोन के रिलेटेड कुछ पैटर्न सामने आए, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। Huawei भाई इस दफ़ा काम कर रहा है क्लैम्पशेल डिज़ाइन के फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर, जो कि एग्जैक्टली तौर पर सैमसंग के Z Flip जैसा ही है। अब आप लोगों को मैं पर्सनली तौर पर बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस, ये जो एक तो हमें मिलते हैं क्लैम्पशेल डिज़ाइन के अंदर जो फोल्डेबल फोन होते हैं, उसके अलावा जो हमें टैबलेट मोड वाले फोल्डेबल स्मार्टफोन मिल रहे होते हैं, इन दोनों के अंदर मेरे सबसे ज़्यादा जो फेवरेट हैं, मुझे जो लगता है कि ज़्यादा एक्चुअल में यूज़फुल है वो यही क्लैम्पशेल डिज़ाइन वाला ही है। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर इमेजिन करो कि कौन सा बंदा है जिसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसको अपने पॉकेट से स्मार्टफोन को निकाल कर उसको अनफोल्ड करके बड़ा डिस्प्ले करके उसको काम करना होता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको काफ़ी क्रेजी तक शौक होता है इन चीज़ों का, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल में देखते हैं तो भाई जिन लोगों ने काम करने होते हैं उन लोगों ने बैग के अंदर अपना लैपटॉप भी रखा हुआ होता है। अब यहाँ पर यार ये चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर है कि स्मार्टफोन कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट को तो सेल करना ही करना है। उसको सेल करने के लिए चाहे खुद से उन लोगों को आपके माइंड के अंदर ये चीज़ घुसानी पड़े कि आपको ये चीज़ इस काम के लिए चाहिए, इसके बारे में तो आप लोगों ने सोचा नहीं कि आप लोग इसके साथ ये काम कर सकते हो। लेकिन यार मैंने दोनों स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन को एक्सपीरियंस किया। पर्सनली तौर पर मुझे जो क्लैम्पशेल वाला डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो फ़ोन फोल्ड होता है तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, आपकी पॉकेट के अंदर वो ईजिली आ जाता है, स्पेस बच जाती है, आप लोग कुछ दूसरी चीज़ों को रख सकते हो। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज़ कम्पेयर टू आप लोग पब्लिक में कहीं बैठकर, पहले आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो फिर आप लोग पब्लिक में बैठकर मूवी देख रहे हो, या फिर इतना ही आपका इंपॉर्टेंट काम है कि आपको उसको करने के लिए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 लेना पड़े, तो दिस इज़ लाइक अ वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन। अब देखते हैं कि Huawei का ये वाला जो फ़ोन आता है ये किस प्राइस रेंज के अंदर आता है, और इसकी आउट वाली साइड के ऊपर Huawei ने बड़ी स्क्रीन को लगाया, और मुझे ये लग रहा है और डेफिनेट सी बात है कि सैमसंग का भी जो ये छोटे वाला क्लैम्पशेल नेक्स्ट जनरेशन का फ़ोन आएगा उसके अंदर भी सैमसंग
सैमसंग बड़ी स्क्रीन को लगाने वाला है। तो देखते हैं कि आगे फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। पाकिस्तान अपना नेटफ्लिक्स लेके आने लगा है। पाकिस्तान के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अपना OTT जो टीवी है उसको टोटली तौर पर तैयार कर लिया हुआ है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं PTA के साथ और पैमरा के साथ उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला तो इसका ये होगा कि कौन सी रूल्स एंड कौन सी रेगुलेशंस हैं जिनको क्रिएटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़ जो कि आ रही है और ये इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी। PTV बेचारा कब तक पता नहीं, वो तो डेड हो चुका हुआ है। लेकिन यार इसके बारे में अभी मेरे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि इसका बेसिकली सीन क्या होगा, इसके ऊपर जो कंटेंट आएगा वो कहाँ से आएगा, क्या वो गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करेगी या फिर वो आउटसोर्स करेगी। उसका जो सीन होगा वो नेटफ्लिक्स जैसा ही होगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। लेकिन ये भी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की F सीरीज़ के रिलेटेड सैमसंग F41 के बाद सैमसंग इंडिया के अंदर F12 यानी कि F12 को लॉन्च करने वाला है। इस न्यूज़ को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये सैमसंग गैलेक्सी M31 का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। इसलिए कवर कर रहा हूँ कि मेरे माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, एक क्वेश्चन चल रहा था, एक डिस्कशन चल रही थी जो कि मैं करना चाह रहा था कि रीब्रांडिंग देखें वो कोई एक बुरी बात नहीं है, मतलब की जा सकती है, मतलब उसका हमें कोई इतना ज़्यादा ख़ास नुकसान नहीं है। हर बंदे को पता है कि उसने ये स्मार्टफोन बाय करना या फिर नहीं करना। लेकिन मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही है कि सैमसंग जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो एक प्राइस रेंज के अंदर एक ही स्मार्टफोन को अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ क्यों नहीं लॉन्च करती। वो ऐसा काम क्यों करते हैं कि उनको बाद में उसी स्मार्टफोन की रीब्रांडिंग करके सेल करना पड़ रहा होता है। हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल की। भाई एप्पल के लिमिटेड फ़ोन्स आते हैं एक साल के अंदर और एप्पल इस वक्त जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज़ हैं उनमें से टॉप के ऊपर है। उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो सेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न कोई ना कोई तो है ना जो कि हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एप्पल अपनी लिमिटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, उनके ऊपर अच्छी तरह फोकस करता है। वो जिस भी प्राइस रेंज के अंदर रहता है उस प्राइस रेंज के अंदर वो भाई अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करता ही करता है। 98+ का सेटिस्फैक्शन रेट एप्पल कहता है कि हमारे यूज़र्स का है। तो सैमसंग को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। एक तो वो अपने यूज़र्स को कन्फ्यूज़ कर रहा होता है। एक बंदा जिसने अभी फ़ोन बाय किया 1 मंथ के बाद उसको पता चलता है कि भाई उसी प्राइस रेंज के अंदर उससे थोड़ा सा इंप्रूव नया स्मार्टफोन आ चुका हुआ है। तो सैमसंग की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। रीब्रांडिंग के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यार इस चीज़ के मैं काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि आप लोगों ने अपने यूज़र्स को ही कन्फ्यूज़ किया हुआ है। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग लाजमी तौर पर बताइएगा। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Huawei Mate 40 Pro के रिलेटेड। आप लोगों को मैंने पीछे वाले कुछ वीडियोज़ के अंदर DxO मार्क के बारे में तो लाजमी तौर पर बताया होगा जो कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी जब उसने सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा को 10वें नंबर के ऊपर रखा था। बेसिकली ये एक वेबसाइट है जो कि स्मार्टफोन के कैमरास को फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ टेस्ट करती है। आप लोगों को मैं मेट 40 जो प्रो इन्होंने इसका जो रिव्यू किया इसका लिंक नीचे प्रोवाइड करूँगा। अगर आप लोग उसको विजिट करना चाह रहे हो तो लाजमी तौर पर विजिट कीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पर जो सैम्पल्स नज़र आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं जिस तरह ये रिव्यू करते हैं। अब यहाँ पर भाई जो मेट 40 प्रो है उसने टॉप वाली जो पोजीशन है उसको हासिल कर लिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं फ़ोटोज़ की तो फ़ोटोज़ के अंदर 140 पॉइंट्स इसने हासिल किए हैं। इससे पहले टॉप के ऊपर Xiaomi का Mi 10 अल्ट्रा था 133 पॉइंट्स के साथ, इसको Huawei Mate 40 Pro सरपास कर गया हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट वाले कैमरा की तो फ्रंट के ऊपर मिले हैं 104 पॉइंट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। ये भी टॉप के ऊपर है। इससे पहले कोई भी कंपनी ने इतने पॉइंट्स हासिल नहीं किए। इट मीन्स कि भाई एक्चुअल में Huawei ने हमें जो Mate 40 सीरीज़ के अंदर कैमरास दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। इसके बाद हमारे पास अगली न्यूज़ आ रही है वो तो कोई भी नहीं है, सारी न्यूज़ खत्म हो चुकी हुई है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें।